मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। आज के वर्तमान युग में महान वैज्ञानिक माने जाने वाले एल्बर्ट आइंस्टाइन, उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध कोट है, एक कहावत है, कहावत कहिए कुछ भी कहिए। वे कहते हैं द मेजर ऑफ इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू चेंज। क्या कहा? द मेजर ऑफ इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू चेंज। क्या अर्थ है? कोई प्रयास करेगा इसका अर्थ खोलने का? सामान्य अर्थ ही पूछ रहा हूं। कोई नहीं बताएगा? चलिए मैं बताता हूँ। एक बार फिर से बोलेंगे? हाँ, फिर से बताता हूँ। द मेजर ऑफ इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू चेंज। चेंज हो रहे मतलब यू आर इंटेलिजेंट। आपने एक थोड़ा पार्शियल आंसर दिया है, एक तरह से वो भी सही है, परंतु देखिए मैं थोड़ा अच्छे से आपको अर्थ करके बताऊं। कोई व्यक्ति कितना होशियार है, उसकी बुद्धिमत्ता अगर आंकनी है तो कितने फटाफट अपने आप में बदलाव ला सकता है, ये उसके माध्यम से समझा जा सकता है। और बदलाव मतलब ये नहीं कि वर्तमान में आसपास में जो चल रहा है उस हिसाब से चेंज हो जाए। नहीं 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 नहीं, जो योग्य है उस हिसाब से स्वयं को बदल दे, उसको बदलाव कहा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आज समाज ने गलत बातें उठा ली है तो हम भी उस अनुसार अपन स्वयं को बदल दे। ना ना ना, समाज आज रात्रि भोजन करना चालू कर चुकी है, हम भी रात्रि भोजन चालू कर दे। ना ना, समाज आज मांस भक्षण करती है, दारू पीती है, जो कुछ भी करती है, हम भी उस हिसाब से बदले, ये अर्थ नहीं है उसका। तो अगर हम गलत रास्ते पर है तो सही राह पर आने के लिए जो बदलाव किया जाएगा उसको बदलाव कहा जा रहा है। और जितना फटाफट हम स्वयं में बदलाव लाएंगे, हम उतने, हमारी बुद्धिमत्ता उतनी दिख करके आएगी। और इसी को कहा जा रहा है मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। आप कितने होशियार हैं, आप कितने बुद्धिमान हैं, आपका शायद ज्ञान तो नहीं कह सकते, खैर लोग में क्लेवरनेस, इंटेलिजेंस, जो कुछ भी कहना चाहे। ये बात मैंने आज क्यों कही होगी? यानी आप अपनी गलती को, हाँ बोलिए, गलतियां कितनी जल्दी सुधार लेते हो, ये राइट, गलतियां कितनी जल्दी सुधार लेते हो। करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा। हम अपनी गलतियों को कितने जल्दी एक्सेप्ट करके, नंबर 1 उसको बदल देते थे। सिर्फ एक्सेप्ट करना ही उतनी आवश्यक बात नहीं है, उसको स्वीकार करके उस अनुसार बदलना, ये भी बहुत ज़रूरी है। आज अभी जस्ट 5 मिनट पहले मेरे और पिताजी की भी चर्चा हो रही थी। वो कल कह रहे थे कि कल मैंने प्रवचन की शुरुआत ऐसे की, क्या कहा था उन्होंने, अगर सत्य को स्वीकार करने पर हम सत्य के अनुसार नहीं चल पाते हैं तो ये दर्शाता है कि हमारे पुरुषार्थ की कमी है। क्या कहा? सत्य को समझ लिया है, सत्य को स्वीकार भी किया है, परंतु उस अनुसार स्वयं को ढाला नहीं है, उस अनुसार स्वयं को मोल्ड नहीं किया है, तो समझना पूरी अपने पुरुषार्थ की कमी है। बस ये इसी से रिलेट करती है बात। हम कितने जल्दी अपनी गलतियों को स्वीकार करके चेंज लाते हैं, उस अनुसार हम हमारी बुद्धिमत्ता ख्याल में आती है। ठीक है, तो बात अपनी थोड़ी बीच में अटक गई। तो मैं ये कह रहा था कि सत्य को स्वीकार करके, सत्य को स्वीकार तो किया है परंतु उस अनुसार बदलाव नहीं लाया है, तो समझ लेना चाहिए हमारे पुरुषार्थ की कमी है। और कई सारे कारण होते हैं,
कोई व्यक्ति सत्य को स्वीकार करने पर भी उसमें बदलाव नहीं लाता है, एक मानहानि, ये वो कहते हैं ना ईगो हर्ट हो गया, मेरा ईगो हर्ट हो गया, तो वो एक कारण हो सकता है। दूसरा, स्वभावतः ही वो व्यक्ति वैसा हो सकता है कि नहीं मैं ऐसा मतलब ऐसा ही करूंगा, चाहे उतना मुझे बोल दो मैं ऐसा का ऐसा ही करूंगा। स्वभावगत भी ऐसी कुछ दिक्कतें हो सकती है, ठीक है। तो कई सारे कारण हैं इसके पीछे। हम कोई कषायवश भी एक्सेप्ट ना करें, मैंने कहा ना ईगोवश, मान कषायवश, तो सिर्फ मान कषाय ही नहीं है, बाकी सभी कषाय लगा लेना। कोई क्रोधवश नहीं करेगा, कोई लोभवश नहीं करेगा, कोई मायावश नहीं करेगा, तो कोई मानवश नहीं करेगा। मतलब कषायवश सत्य को नहीं स्वीकार सकता है व्यक्ति, मोह के उदय से नहीं स्वीकार सकता है। बहुत सारी बातें मैंने ये सब क्यों सुना रहा हूँ, मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि क्योंकि पंडित साहब को जब मारा गया तो मारने के षड्यंत्र जो रचे गए थे, उस षड्यंत्र में जानते सबसे बड़ा हाथ किसका था? और कोई नहीं, जैन समाज के ही लोगों का हाथ था। अब देखिए, जैनी भये जैनी के निंदक, पंचम काल जोरा, ध्यानत यह देखकर चुप रहिए, जग में जीवन थोड़ा। क्या कहा मैंने? जैनी भये जैनी के निंदक, पंचम काल जोर है। पंचम काल का जोर ही कुछ ऐसा है कि जैनी ही जैनी के निंदक भय हैं, हो गए हैं। तो इसलिए करना क्या? ध्यानत यह देखकर चुप रहे, जग में जीवन थोड़ा। ये सब देखकर बस चुपचाप देखते रहो, हाँ, और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जग में जीवन थोड़ा, तुम्हारी आयु भी बहुत कम ही है। और वैसे सच्चे मुमुक्ष लोगों का इसमें हाथ नहीं था। तो जो 20 पंथी थे, वो 20 पंथी लोगों ने एक प्रकार से आप समझ सकते हैं, जो भट्टारक परंपरा वाले थे, उन्होंने पंडित जी साहब को मरवाने का षड्यंत्र रचा था। वैसे पंडित साहब को मारने के लिए एकमात्र ऐसी कॉन्स्पिरेसी नहीं लगाई थी, एक और बार षड्यंत्र रचा गया था उनको मारने के लिए। उसकी क्या घटना, आज अपन को उसी के बारे में थोड़ी चर्चा करनी कि पंडित साहब का देहांत क्यों हुआ, किस प्रकार हुआ, किस कारणवश हुआ, उनमें किसका हाथ था, इसी की चर्चा भी अपनी चलनी है। तो जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा जा रहा था, जब आप समझिए 5वां अध्याय 6वां अध्याय चल रहा था, तो 5वां 6वां अध्याय लिख करके उसमें क्या है, पूरा परमत का खंडन किया है। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र, इनको जो भजते हैं और वास्तव में कुगुरु कुदेव कुशास्त्र, इनकी पूरी तरह से धुनाई की है। उनमें क्या क्या गलतियां हैं, क्या क्या त्रुटियां हैं, ये सब ढूंढ करके रिपोर्ट बनाया है कि बाबा हाँ ये मत है, इसमें ये गलतियां है। तर्क युक्ति के माध्यम से उन्होंने पूरा सिद्ध करके दिखाया है कि आपके ग्रंथों में ये जो बात आती है क्यों खोटी है, और हमारे ग्रंथों में जो बात आती है वो क्यों सच्ची है, तर्क युक्ति के माध्यम से सिद्ध करके दिखाया है। अब वो ऐसे कि धार्मिक भावना, कहते हैं ना रिलीजियस सेंटिमेंट्स वर हर्ट, एकदम शुद्ध अंग्रेजी में कहना चाहूँ तो द रिलीजियस सेंटिमेंट्स वर हर्ट, मतलब धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच गई। और ऐसे में जो अन्य समाज के लोग थे, उन्होंने राजा को भड़काना चालू किया। स्पेसिफिकली मैं आपको अगर कहूँ, आप जरा आइए पृष्ठ क्रमांक 144 144 पेज पर आइए। वन 42 पर आइए, सॉरी 40 कहाँ गया? यार वो ठीक है, आप कोई भी छंद ले लीजिए, ऐसे तो कुछ भी चलेगा। मैंने 144 कहा ना पहले, जी हाँ 144। ये देखिए, ये ऋषि तथा ऋषिश्वर भारत में ऐसा कहा है, मिल रहा है आपको? ओके, सभी जन पहला छंद पढ़ेंगे। मध्यमांशासनम रात्रो भोजन कंद भक्षणम
ये कुर्वन्ति वृथास्तेषां तीर्थयात्रां जपस्तप। कहते हैं जो मद्य मांस अशनम रात्रो, मतलब रात्रि भोजन करते हैं। देखिए क्या कहा, मद्य का सेवन करते हैं, मांस का सेवन करते हैं, रात्रि में भोजन करते हैं, कंद का भक्षण करते हैं, मतलब कंदमूल का भक्षण करते हैं। ये कुर्वन्ति वृथास्तेषां, जो ये सब करते हैं तीर्थ या वृथास्तेषां, उनका सब वृथा हो गया, निष्फल हो गया। क्या? तीर्थ यात्राम जपस्तप, उन्होंने जब तब तीर्थ यात्रा जो कुछ भी किया होगा वो सब पानी बर्बाद हो गया। ऐसा उन्होंने कोट कहाँ से दिया है? ऋषिश्वर भारत में से। अब जब अन्यमतियों ने ग्रंथ में मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा, उन्होंने देखा कि यार अपने ग्रंथों का ही आधार देकर के इन्होंने बात कही है। उन्होंने उसके बाद जितने भी ग्रंथ थे सब ग्रंथों में से ये छंद हटा दिया। अगर आप आज ऋषिश्वर भारत पढ़ेंगे आपको ये छंद नहीं मिलेंगे। क्यों? पंडित टोडरमल जी की धाक देखिए, उनकी बस एक वचन उन्होंने ढूंढ करके दिखा है, तुम्हारे ग्रंथों में ही ऐसा लिखा है। तो वो तो क्या यार, ऐसा करेंगे तो अपनी दुकान बंद हो जाएगी। तो अपनी दुकान चलाने के लिए क्या करें? ये माल हटा दो, ये माल ही हटा दो। ऐसा करके उन्होंने ये सब छंद हटवा दिए और राजा से कहा कि ये टोडरमल नाम का व्यक्ति अपने ग्रंथों में क्या क्या लिखता है, हमारे ग्रंथों का आधार देता है, जबकि हमारे ग्रंथ में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पंडित टोडरमल जी को बुलाया गया। आपके क्या कहते हैं, आपके नाम में एक FIR दर्ज हुआ है। राजा के कोर्ट में बुलाया गया, आपके नाम एक FIR दर्ज हुआ है। कंप्लेंट ये है कि आपने ग्रंथ में जो भी आधार दिए हैं वे तो इनके ग्रंथों में नहीं है। तो पंडित जी साहब के पास कोइंसिडेंटली नसीब से उस समय में 2-3 ग्रंथ थे अन्यमतियों के, जिसमें ये ग्रंथ ये छंद बराबरी से पाए गए थे। तो उस समय तो वे रिहा कर दिया उन्हें, बाबा हाँ आप निर्दोष है, ये आपकी ग्रंथ में लिखा हुआ है और उसी को कोट किया है इन्होंने, तो कोई दिक्कत वाली नहीं, इसलिए बच गए। परंतु दूसरी बार क्या हुआ? अच्छा, दूसरी बार क्या हुआ ये तो सब जानते ही है, बट उसके भी पहले ये जो 5वां अध्याय लिखा गया था, तत्पश्चात जो 6वां अध्याय लिखा गया था, 6वां अध्याय ये पूरा का पूरा 20 पंक्तियों के ऊपर उनके विचारधारा का खंडन किया कि वे क्यों गलत है, उन्होंने किस प्रकार से अन्य मत प्रस्थापित किया हुआ है, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र, जैनी होकर के कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को भजता है, इन सब की जो बातें कही है ये 6वें अध्याय में लिखी गई है। तो जहाँ पर पूरी तरह से सब गलत प्रथाओं का खंडन किया गया है। अब ये पढ़ करके 20 पंक्तियों का थोड़ा सा ईगो हर्ट हो गया, उनकी कषाय जागृत हो गई। तो इसको लेकर के उन्होंने कुछ काल बाद फिर से एक बार कॉन्स्पिरेसी रच दी। और इस बार क्या कॉन्स्पिरेसी, इस बार क्या षड्यंत्र रचा? उन्होंने पंडित जी साहब के जेब में एक शिव पिंडी डाल दी और कहा, ये आरोप लगाया कि इस आदमी ने शिव पिंडी चुराई है। और जब राजा के दरबार में बुलाया गया, वह आपको इस बारे में कुछ सफाई देनी है, तो सफाई देने के लिए कहेंगे भी क्या? अब पकड़े ही गए हैं, अब ये तो नहीं कह सकते। आप ये पूछ सकते हैं कि पंडित साहब ये तो उत्तर दे सकते थे ना कि CCTV फुटेज निकालो। अरे तब कहाँ CCTV फुटेज? ऐसा कह सकते थे ना, मैं तो नहीं जानता मेरे यहाँ कैसे आया, ये इन्होंने कुछ किया होगा, हमने कहाँ किया, ये तो आपके घर में पाया गया है। इससे एक और सीख मिलती है, ठीक है, हमारे घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसका ज्ञान हमें बराबर से ये होना चाहिए। अज्ञान ये कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ करता है। देखिए, आप जब भी कानून भी पढ़ेंगे ना, अगर किसी ने कानून थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो उसमें एक लाइन आती है, वो कहते हैं कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। क्या कहा? रिपीट, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। हमारा अज्ञान कोई हमारे लिए एक गली निकालने के लिए रास्ता नहीं है कि हम बच जाएंगे। नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे घर में क्या है और क्यों है। अगर पंडित साहब को पता चलता तो फिर वे तुरंत उसको बाहर निकाल नहीं देते क्या? हाँ, आरोप लगने के बाद क्या है? आरोप लगने से पहले ये सब होना चाहिए था। इसमें से ये भी एक सीख मिलती है। तो बैक टू आवर टॉपिक। फिर राजा ने पूछा कि आपको इसके बारे में कुछ कहना है?
अब सफाई में तो कुछ देने से रहे, तो राजा ने उनको मृत्युदंड सुनाया और हाथी के पैर के नीचे इनको कुचल देने के लिए शिक्षा दी गई। और कैसे? भरी दलदल में उनको फेंक दिया गया और हाथी को कहा चलाओ, इस व्यक्ति के ऊपर अपना पैर रखो। जानते उस समय में भी क्या हुआ? उस समय में हाथी तैयार नहीं था उनके ऊपर पैर रखने के लिए, और ऊपर से महावत क्या कहते हैं वो भाला लेकर के उसके पैर में भोंक रहा है हाथी के कि तू चला पैर। हाथी फिर भी, हाथी के पैर से खून निकलने लग गया, फिर भी वो पैर नहीं चला रहे। मतलब एक प्रकार से आप समझिए उसको भी कहीं ना कहीं लगा हो गया यार, ऐसे महान व्यक्ति को मैं मारूंगा, कितना दुर्भाग्य है मेरा कि मुझे ऐसा काम करना पड़ रहा है। मतलब इसलिए वो बहुत रुक गया। हाथी भी देखिए वो भी एक जीव है, संगी पंचेंद्रिय जीव है, उसको भी कहीं ना कहीं भावनाएं हैं। तो बाबा इतने बड़े व्यक्ति, और अब समझ लीजिए ना, एक बहुत ही सरल सामान्य व्यक्ति को देख करके उसकी चेहरे की मुखाकृति ही बता देती है कि हाँ यार ये निर्दोष व्यक्ति है, फिर भी इसको जानबूझ करके दबाया जा रहा है, इसको आरोपी बनाया जा रहा है। पर बाद में कुछ कर तो नहीं सकता था वो हाथी। अरे पंडित जी साहब ने स्वयं कहा, हे गजराज तू क्यों चिंता करता है, तू अपना काम कर, इसमें मेरा शरीर कुचला जाएगा, मेरा शुद्धात्मा तो इसमें बिल्कुल भी कुचला नहीं जाएगा, तू अपना काम कर। और फिर उनकी देह छूट गई और इस प्रकार से पंडित जी साहब का कहना चाहिए एक ट्रैजिक एंड हुआ, लिटरली एक ट्रैजिक एंड हुआ। आप कई जनों को ये विचार आता है पंडित जी साहब अगर होते तो क्या होता, अगर वे 100 साल की आयु जीते तो कितना बड़ा काम करके जाते, कितना बड़ा काम कर जाते। अरे भले आदमी तुम है उसको तो पढ़ते हो नहीं है उसको तो अच्छे से पढ़ो, है उसको भी पढ़ोगे ना तो निहाल हो जाओगे। इतना अपूर्व माल लिख करके गए हैं, इतनी सामग्री देख करके गए हैं हमें, ये सब बात है। अच्छा इसमें एक और बात, जब पंडित जी को मारा जाने वाला था उसके 2-3 दिन पहले से ही समस्त श्रावक गणों को गिरफ्तार कर लिया गया था और बिहाइंड द बार्स जेल में डाल दिया था उनको। क्यों? क्या कारण होगा? सभी श्रावक गणों को जेल में डालने का क्या कारण होगा? है बाहर थोड़ा दांडिया वगैरह चल रहा है तो थोड़ा इग्नोर करो। बराबर। और पंडित जी साहब के पीछे आप जानते हैं कितना बड़ा सपोर्ट था, और सपोर्ट मतलब अरे तत्कालीन जो दीवान रतनचंद जी और वालचंद जी, ये पंडित टोडरमल जी के दैनिक शास्त्र स्वभाव के एकदम प्रमुख मेंबर थे। फर्स्ट कहते हैं ना, फर्स्ट बेंचर्स, अत्यंत आतुरता से आकर के पहली लाइन में बैठने वाले। हे पंडित जी आप हमें बताइए, आप हमें तत्वोपदेश दीजिए, इतनी जिज्ञासा से वे सुनने वाले वे व्यक्ति। अब उन्होंने कुछ कम काम किया होगा, बट ऐसा मेरा अनुमान है उनको भी इस बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं कराया गया होगा, चुपचाप से सब उनको मरवा दिया गया होगा। सभी श्रावकों को जेल में डाल दिया। अगर थोड़ी भी आहट लगती श्रावकों को तो वे होने देते क्या ऐसा? बिल्कुल भी नहीं होने देते, क्योंकि पंडित जी साहब उनके लिए प्राणों से भी प्यारे थे। मतलब आप विचार कीजिए, जिन्होंने पूरी दिशा का निर्देशन किया है, पूरे सभा का संचालन किया है, एक प्रकार से आचार्य तो किया है और समाज को एक कदम आगे लेकर के गए हैं, योग्य अयोग्य का निर्णय करवाया है, सही गलत का ज्ञान कराया है। अब ऐसे व्यक्ति के ऊपर ऐसे व्यक्ति को कौन भूल सकता है और ऐसे व्यक्ति के उपकार कौन भुला सकता है? तो सभी बहुत ही आदर करते थे पंडित साहब को, बहुत ही रिस्पेक्ट देते थे। परंतु जितने भी जनों को मारा जाता है ना, जानते इसी तरह से मारा जाता है, किसी को कानों कान खबर नहीं लगने देते हैं। आप जानते हैं भगत सिंह आदि को भी जो मारा गया था तो कैसे मारा गया था? मान के चलिए आज की तारीख है, आज 8 तारीख है, ठीक है, तो 9 तारीख है आज। मान के चलिए भगत सिंह को फांसी देनी है 15 अक्टूबर को, तो क्या करते थे? तारीख ऐसे डिक्लेयर कर दी जाती थी कि 15 तारीख को इनको फांसी दी जाएगी, ठीक है।
करते क्या थे, 13 तारीख को ही फांसी दे देते थे और फिर 15 तारीख को डिक्लेयर कर देते कि हमने इनको फांसी दे दी। ऐसा क्यों? अरे एन मोमेंट पर पब्लिक इकट्ठा होगी, अगर क्या कहना चाहिए, प्रोसेशन करेगी, रैली निकालेगी या कुछ विरोध करेगी, तो हमारा काम तो अटक जाएगा ना। तो क्या करें, 2 दिन पहले ही ख़त्म कर दो। और सभी श्रावकों को जेल में डाल दिया जाता था। गांधी जी के बारे में भी तो क्या हुआ था, जब गांधी जी को मारा जाने वाला था उस समय में उनके जितने भी फॉलोअर्स थे उनको गांधी जी से दूर कराया गया था। एक प्रकार से समझिए उनको बंदी बनाया गया था और फिर शूट हिम, उनको मार दिया गया था। ऐसी बात है ये। इन्होंने सिखों के लिए भी तो काफी कर रहा है ना टोडरमल जी ने। सिखों के लिए 2 बेटों को उनका तो दिल्ली में तो उन्होंने सिखों ने अपना जो बनाया है उसका नाम भी टोडरमल के नाम से रखा है, इसलिए वो अभी तक भी याद रखा है उन्हें ये बात। वो 2 बेटों को दीवार में चिना दिया था ना कि वो दे नहीं रहे थे, तो राजा ने कहा कि ये इनके बराबर का सोने के सिक्के पर लिटा हुए ना वो मुझे दो। ये मैंने कहानी पढ़ी है। तो पहले तो वो सोने के सिक्के बिछा दिए, फिर उसके दिमाग में और लोग आया, उसने सोने के सिक्के खड़े में चाहिए मुझे। अच्छा, तो हाँ, जिससे कि और ज्यादा बन जाएगी ना जगह। बराबर। तो ये सब टोटल किया था। और मतलब आज उसकी अभी आया था मेरे में एक मैसेज उसके बारे में, तो बताते हैं आज के 400 करोड़ के बराबर पैसा दिया था उन्होंने। अच्छा, होगी ये कथा। तो काफी ये कथा मैंने नहीं पढ़ी हुई है, ये आपके माध्यम से पहली बार सुनने को मिल रहा है। अच्छा, ओके। ये अभी दिल्ली में अभी एक बनाया है उन्होंने, एक में तो 2 बड़े-बड़े पुल बनाए हैं सिखों ने। हाँ, एक में तो उनका लंगर चलता है, वैसे ही सभा वगैरह लगाने के लिए पुल बनाया है। हाँ। उसका नाम भी उन्होंने टोडरमल ही रखा है। अच्छा। तो मतलब कहने की बात यह है कि, और देखिए ना, सिखों को कहा मतलब ये कोई धार्मिकता है, ये तो धर्मनिरपेक्षता है, इसी को तो कहते हैं सेक्युलरिज्म। देखिए धर्मनिरपेक्षता हमें निभानी चाहिए। कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन जैन, कौन सिख, कौन जाट, छोड़ो ना, क्यों विचार करते हो। परंतु 2 एक्सेप्शन है, ध्यान से समझना। जात पात का, मैं भी कहता हूँ जात पात का कुछ भी विचार नहीं करना चाहिए। मैं पंडित जी को आधार बना करके कह रहा हूँ, जितना उनके पढ़ने में आया मेरे सुनने में आया है। आप जात पात का कुछ भी विचार मत करो, कुछ भी विचार मत करो, 2 बातों को छोड़ करके, रोटी और बेटी। जब रोटी और बेटी का संबंध बढ़ाना हो तभी जात कुल का विचार, और तब तो जात कुल का विचार करना ही चाहिए। और आज हो ये रहा है रोटी और बेटी के मामले में जात पात कुछ विचार करते हैं नहीं, और अन्य मामले में जात पात का विचार कर लेते हैं। इतनी तो आज गलत फैलाव हो गया है जात पात के बारे में। तो इम्बैलेंस से हटना चाहिए। और पंडित साहब भी बराबर समझते हैं, और वे समझते हैं कि सबको मोक्ष मार्ग पर बढ़ने का, सबको मोक्ष मार्ग पर बढ़ने का अधिकार है। ये कोई पैतृक संपत्ति नहीं है, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं है जो सिर्फ जैनियों को मिल सकती है। अरे यहाँ पर अजैन भी आए, वो भी यहाँ पर आकर के धर्म साधना कर सकता है, आत्म साधना कर सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर तो ऐसी भावना भई जाती है। ठीक है, देखिए एक और वैसे आज मैं बात सोच रहा था, ये मैंने सुनी हुई है, मुझे सहज में याद आ गई। जितने भी बड़े लोग होते हैं उनका प्रायः एक प्रकार से आप देखेंगे अंत मौत से नहीं होता है, मतलब नेचुरल डेथ नहीं होती है, उनको मार दिया जाता है। पहला एग्जाम्पल पंडित टोडरमल जी, दूसरा एग्जाम्पल महात्मा गांधी, तीसरा एग्जाम्पल इंदिरा गांधी, चौथा एग्जाम्पल राजीव गांधी, पांचवा एग्जाम्पल लाल बहादुर शास्त्री। सबको मार दिया गया था। देखिए, और लाल बहादुर शास्त्री की भी बात बड़ी है, मतलब वे जैनिज्म से भी बहुत इन्फ्लुएंस्ड रहे थे। अरे यहाँ तक नहीं,
और कौन है, शायद सोक्रेटस की बात है, शायद सोक्रेटस का नाम सुना है? सुकरात, सुकरात, सुकरात सुना होगा। अच्छा, सुकरात की है या पाइथागोरस? पाइथागोरस का तो नाम सुना ही होगा सभी ने। हाँ, वो है ना, नियम है ना। पाइथागोरस थ्योरम ऐसा ये सबको याद रहता है, ये बात अच्छी है, पाइथागोरस नाम तो सबको याद रहता है। तो मैं आई एम नॉट एबल टू रिकॉल करेक्टली, बट पाइथागोरस या सोक्रेटस, इन दोनों में से किसी एक को, ये दोनों भी ग्रीक फिलोसोफर्स रहे हैं और जानते हैं दोनों भी जैन थे पाइथागोरस भी जैन थे, सुकरात भी जैन थे। ये कहने में हमें शर्म नहीं आनी चाहिए, बहुत ही गर्व महसूस होना चाहिए। तो हुआ क्या, उन्होंने उनको राजा ने शिक्षा दी, इसको मार दिया जाए। कैसे? पॉइजनस गैस होते थे ना, वो पॉइजनस गैस उनको जहरीली हवा के कमरे में छोड़, मतलब एक बंद कमरे में लॉकअप में डाल दिया, उसमें जहरीली हवा छोड़ दी गई, वो अपने आप मर जाता था। तो हिटलर तो नहीं, हिटलर बहुत अभी हुआ है, ये तो बहुत पहले होकर के गया। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, उनको बंद कमरे में डाल दिया गया, जहरीली हवा छोड़ दी गई, छोड़ने वाली थी। जानते हैं उस काल में भी क्या हुआ था? वो जो सिक्योरिटी गेट पर खड़ा था, या एक प्रकार से जो कहीं वॉचमैन था उस दरवाजे पर, उसने कहा आप क्यों यहाँ पर है, आप फटाफट निकल जाइए, मैं आपको अभी चाबी खोल देता हूँ, आप निकल जाइए, मैं जानता हूँ आप निर्दोष है। किंतु उन्होंने क्या, मतलब सोक्रेटस ने क्या कहा, वे कहते हैं हाँ, इसमें मैं कहाँ मर रहा हूँ, मेरी आत्मा तो अनादि निधन, ये उनके वचन है, आई एम सोल, मैं आत्मा हूँ, मैं तो कभी मरता ही नहीं। देखिए ऐसे उनके वचन थे, पर उनको मार दिया गया, मतलब ऐसे बड़े बड़े लोगों को मार दिया गया था। और कौन है, बहुत सारे लोग हैं अपने, कौन, राजा पृथ्वीराज राजा का नाम सुना है? जिन्होंने मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया था। पृथ्वीराज चौहान। करेक्ट, पृथ्वीराज चौहान। उन्होंने मोहम्मद गजनी को मोहम्मद गौरी उसको 17 बार हराया था और 17 बार माफ कर दिया था। 18वें बार वे हुआ क्या, पृथ्वीराज चौहान के चचेरे भाई जयचंद, उनके साथ मोहम्मद गजनी ने हाथ मिला लिए और फिर घर का बेदी लंका ढाए, हार गया और उनको मार दिया गया। ऐसे मार दिया जाता है महान लोगों के साथ, एक प्रकार से आप देख सकते हैं ऐसी हालत होती है। अब क्या करें, क्यों? क्योंकि उनकी एक लेवल ऐसी पहुंच जाती है और समाज ने उनको पूरी तरह से स्वीकार किया होता है, बट उनसे ईर्ष्या करने वाले भी कोई कम नहीं होते हैं। तो बस उन अपनी कषाय को मिटाने के लिए वे एक महान कार्य करने वाले को भी खत्म कर देते हैं। अब उसमें खत्म कर देते हैं, अपन निमित्त प्रधान कथन कर रहे हैं, वहां तो उनकी आयु खत्म हुई, ये बात भी दूसरी है, किंतु सामान्य चर्चा में, व्यवहार की चर्चा में तो निमित्त प्रधान ही कथन किया जाएगा, इसने इसको मारा, बराबर है। चलिए, पंडित साहब के बारे में अपन ने कई घटनाओं को देखा और कई सारी बातों के ऊपर चर्चा की। और हाँ, एक घटना और आती है पंडित साहब के दौरान। हुआ क्या था, जब पंडित साहब बस गए थे जयपुर में, मतलब उनको फिर से बुलाया गया, वे सिंघाना में थे, दोनों दीवानों ने जाकर के उनको बुलाया, यहाँ पर बसाया, सब शास्त्र स्वाध्याय आदि का काम अच्छे से चलने लग गया। कुछ काल बाद राजा जयसिंह, कौन राजा जयसिंह, उस काल के तत्कालीन राजा, ठीक है, उसका मंत्री था तिवारी। तो उस तिवारी मंत्री ने राजा को थोड़ा सा भड़काया और राजा को अपने वश में करके जैन मंदिरों की पूरी तोड़फोड़ करवाई, मतलब पूरा ह्रास करवाया, मतलब इतना क्या कहना चाहिए, आतंक फैला दिया उसने। जब राजा जयसिंह को ये बात पता चली
कि यार ये मंत्री ने अपने शक्ति का दुरुपयोग करके ये सब इतना तहस नहस मचा रखी है। तो पहले तो मेरे ख्याल से मैंने सुना है कि उनको तिवारी मंत्री को पहले हटा दिया गया और कहा कि इसका जीर्णोद्धार होगा, इसका पुनरुद्धार होगा। जितने भी मंदिर आपके तोड़े गए हैं, जितनी भी प्रतिमाएं आपकी तोड़ी गई है, उसके लिए पूरा का पूरा रिनोवेशन का खर्चा होगा और जितना भी खर्चा होगा पूरा का पूरा राजकोष में से जाएगा। जितना खर्चा होगा 100 करोड़ 1000 करोड़ जितना खर्चा आएगा पूरा राजकोष में से जाएगा। और इस तरह से फिर से राजा ने भी उसको खर्चा दे दिया था, कहते हैं। और पंडित टोडरमल जी के सानिध्य में एक इंद्रध्वज विधान नाम का एक बहुत बहुत विशाल आयोजन हुआ था, जहाँ पर कहते हैं कुछ 7000 लोग आने वाले थे। ऐसा सुनते हैं उस काल में 7 नहीं 10,000 लोगों को इनविटेशन दिया गया था। आप विचार कीजिए 10,000 लोग बिठाने हैं, कितना बड़ा पांडाल लगाया होगा एक। और आकर्षण के रूप में क्या लिखा है, देखिए शायद यहाँ पर लिखा है, एक मिनट जरा चेक करता हूँ। यहाँ पर नहीं दिया है, हाँ क्या कह रहा था, हाँ प्रमुख आकर्षण आज होते हैं ना आकर्षक भेंट वस्तु। आप इस फंक्शन में आइए, इस फंक्शन का अट्रैक्टिंग पॉइंट क्या है, शाहरुख खान आने वाला है, नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं, या विराट कोहली आने वाला है, मुकेश अंबानी आने वाले हैं, अदानी जी आने वाले हैं। ये अट्रैक्शन पॉइंट्स रखे जाते हैं। जानते हैं उस समय में अट्रैक्शन पॉइंट्स क्या रखे गए थे, यहाँ पर बहुत सारे ग्रंथ पधारे हैं, विराजमान किए गए हैं। नियम सार, पंचास्तिकाय संग्रह, प्रवचन सार इत्यादि ग्रंथों के आपको दर्शन मिलेंगे, आपको पढ़ने को मिलेंगे। और ये अट्रैक्शन पॉइंट नंबर 1। अट्रैक्शन पॉइंट नंबर 2, पंडित जी साहब का डायरेक्ट व्याख्यान सुनने को मिलेगा। विषय चल रहा है गोमट सार। गोमट सार पर आपको एकदम टॉप क्वालिटी प्रवचन सुनने मिलेंगे। पंडित जी रोज स्वाध्याय में वही विषय चला रहे हैं। मतलब देखिए अट्रैक्शन पॉइंट भी कितनी हट करके रखी थी उन्होंने। और कहते हैं आवाज काफी खराब हो रही, सबको दिक्कत हो रही है, सबको दिक्कत हो रही है। अच्छा अभी तो आ रही है ना आवाज, ठीक। तो मैं ये कह रहा था इंद्रध्वज विधान रखा गया था, उसमें अट्रैक्शन पॉइंट के रूप में शास्त्र रखे गए थे। नियम सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय संग्रह, समय सार इत्यादि ग्रंथों को आपका दर्शन करने मिलेगा। क्या कहा मैंने, इत्यादि ग्रंथों का दर्शन करने आपको मिलेगा, ठीक है। तो एक दूसरा, पंडित साहब के स्वाध्याय का लाभ लेने को आपको मिलेगा। ये अट्रैक्शन पॉइंट रखे जाते थे। मतलब विचार कीजिए कितनी एक भावनाओं की निर्मलता, भावनाओं की मृदुता, इसमें से आप समझ सकते हैं। एक बात और, ये जो इंद्रध्वज विधान रखा गया था, इसका भी पूरा का पूरा खर्चा राजकोष में से दिया गया था। ये राजा जयसिंह के ही काल में रखा गया था। राजा जयसिंह के माध्यम से उन्होंने लगभग देश ही नहीं विदेश में भी पत्रिकाएं भेजी थी कि आप आमंत्रित है, यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर इसका लाभ लीजिए। और कहते हैं 100% सक्सेसफुल हो गया था वो, 100% सक्सेसफुल हो गया था वो कार्यक्रम। तो कह रहा हूँ वो 100% सक्सेसफुल हुआ था कार्यक्रम, स्टार्ट से लेकर के एंड तक। और जानते हैं वहाँ पर खान पान कोई ऐसा ही नहीं रसोड़े में लगा दिया, कोई महाराज लगा दिया, ये वो नहीं, वहाँ पर पूरे समाज के लोग लगे हुए थे। कितने टाइम से, मतलब कहते हैं लगभग 2 महीना उस इंद्रध्वज विधान मंडल को, इंद्रध्वज विधान को पूरा करने के लिए व्यवस्था लगाई गई थी। 2 महीने से व्यवस्थाएं चालू थी। मतलब बहुत सारी तैयारियां की थी उन्होंने। एकदम शुद्ध सात्विक खान पान, सब कुछ एकदम शुद्ध सात्विक बनाया गया था।
और पंडित जी साहब ने पंडित जी साहब के सानिध्य में विधान कराया गया था। मतलब बहुत बड़ा विशाल आयोजन किया था उन्होंने, और इसके माध्यम से धर्म की खूब प्रभावना हुई थी, खूब प्रभावना हुई थी। अरे 10,000 लोग आना, नॉट एट ऑल अ जोक, नॉट एट ऑल। अरे आज किसी नेता के भी रैली में इतने लोग नहीं आते, 10,000 लोग जितने उस काल में आए होंगे। इतना विशाल आयोजन किया था उन्होंने। चलिए, ये पंडित साहब की हमने जीवन घटनाओं के बारे में कई चर्चा की है। अब हमें पंडित साहब को नहीं, पंडित साहब के कार्य को पढ़ना है। पंडित साहब को तो अपन ने पढ़ लिया, सुन लिया, अब उनके कार्य को पढ़ना है, उनके कार्य को सुनना है। उन्होंने क्या काम किया है, किस किस प्रकार से काम किया है, क्या क्या ग्रंथ लिखे हैं, किस प्रकार से लिखे हैं, उसमें क्या क्या विषय वस्तु पाई जाती है, ये इन सब की चर्चाएं करनी है। देखिए, उनकी मुख्यतः से 2 प्रकार की रचनाएं मिलती है, एक मौलिक रचनाएं, एक व्याख्यात्मक टीका है। ये आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपको सब लिखा हुआ मिलेगा। तो 2 प्रकार से रचनाएं मिलती है, एक मौलिक रचना है और एक व्याख्यात्मक रचना है। तो मौलिक रचनाओं में क्या है, मौलिक रचनाओं के भी 2, आप चाहे तो ना एक काम कर सकती है, ऐसे एक चार्ट बनाइए, पंडित टोडरमल जी की रचना है, ठीक है। उसके 2 ब्रांचेस कीजिए, मौलिक, व्याख्यात्मक। मौलिक मतलब क्या, देखिए, जैसे कुल से बनता है कौलिक, वैसे ही मूल से बनता है मौलिक। मतलब क्या, अरे मौलिक मतलब कहना चाह रहे हैं शास्त्र का तर्क युक्ति, अपनी तर्क युक्ति को लगा करके योग्य अयोग्य का निर्णय करके उन्होंने अपनी मौलिक रचनाएं रखी है कि क्या सही है क्या गलत है, ये सब स्वयं से समझा और फिर ये उनकी मौलिक रचनाएं थी, ठीक है। तो 2 ब्रांचेस कर लिए, मौलिक और वचनात्मक, व्याख्यात्मक। व्याख्यात्मक के ब्रैकेट में लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव, एक डिस्क्रिप्शन किया है कि कोई XYZ वस्तु है, उसके बारे में डिटेलिंग लिख दिया। तो समोशरण का वर्णन, ये उसके अंडर आप नीचे एरो करके नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक साइड कर दीजिए, एक पार्ट तो हो गया व्याख्यात्मक। अब जो मौलिक रचनाएं हैं, मौलिक रचनाएं के पुनः 2 भेद कीजिए, गद्य और पद्य। कितने जन बराबरी से चार्ट बना रहे साथ साथ? ठीक है। तो गद्य के नीचे लिखेंगे ABCD या 1 2 3 4 लिखा तो भी चलेगा। तो पहला है वर्णनात्मक। दूसरा लिखेंगे पत्रात्मक। पत्रात्मक फॉर एग्जाम्पल रहस्यपूर्ण चिट्ठी, ठीक है। तीसरा लिखेंगे यंत्र रचनात्मक, मतलब चार्ट शैली, अर्थ संदृष्टि जिसे हम कह सकते हैं। क्या बोला? यंत्र रचनात्मक ऑब्लिक चार्ट ऑब्लिक अर्थ संदृष्टि, कुछ भी लिख सकते हैं, अर्थ संदृष्टि, यंत्र रचनात्मक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गोमट सर की जो टीका है सम्य ज्ञान चंद्रिका लिखिए, इनफैक्ट ये बेहतर रहेगा। और चौथा लिखिए विवेचनात्मक, जैसे प्रश्नोत्तर शैली भी आप लिख सकते हैं विवेचनात्मक के लिए, जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक, पूरा प्रश्नोत्तर फॉर्मेट में लिखा हुआ है। शंकाकार प्रश्न करता है, पंडित जी से समाधान देते हैं, ठीक है। और वर्णनात्मक में क्या लिखा है? अब वर्णनात्मक में ना
मैं थोड़ा सा उल्टा बोल दिया क्या? एक मिनट, हाँ जरा एक मिनट। वो जो व्याख्यात्मक लिखा है ना, व्याख्यात्मक के नीचे आपने समोच्चरण लिखा है, वो हटा दीजिए, वो हटा दीजिए। आप वर्णनात्मक में समोच्चरण लिखिए, समोच्चरण वर्णन। देखिए, तो गद्य हिस्सा हो गया आपका। अब दूसरे हिस्से में आइए, जो मौलिक में जो दो हिस्से किए थे अपन ने, गद्य और पद्य। गद्य हो गया, पद्य में आइए। पद्य के नीचे लिखेंगे नंबर 1 भक्ति परक, और दूसरा लिखेंगे प्रशस्ति परक। पहला लिखेंगे भक्ति परक, दूसरा लिखेंगे प्रशस्ति परक। भक्ति परक में क्या आएगा? गोमटसार पूजा। और प्रशस्ति परक लिखेंगे, ग्रंथ पूरा होने के बाद एक प्रशस्ति लिखते हैं ना, जैसे उन्होंने गोमटसार ग्रंथ जब पूरा हुआ था तब उन्होंने एक प्रशस्ति लिखी थी, तो आप बस उतना ही लिख दीजिए, छोड़िए। अब ये हो गया मौलिक रचनाओं का, हो गया सेक्शन। ओके, अब व्याख्यात्मक में आइए। व्याख्यात्मक टीका है, उसके दो हिस्से कीजिए। प्राकृत ग्रंथों की टीका है, संस्कृत ग्रंथों की टीका है। 1 नंबर लिखिए संस्कृत ग्रंथों की टीका है, 2 नंबर लिखिए प्राकृत ग्रंथों की टीका है। कैसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। संस्कृत और प्राकृत ग्रंथों की टीका है, ये 2 भेद हो गए। संस्कृत ग्रंथों की टीका में आत्मानुशासन की भाषा टीका, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की भाषा टीका, ये आ जाएगा। और प्राकृत ग्रंथों की टीका गोमटसार, जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार, क्षपणासार, त्रिलोकसार, ये प्राकृत ग्रंथों की टीका आ जाएगी। क्लियर है? चार्ट बन गया सभी का? जी भैया। ओके, अब एक छोटा सा काम करना है, सभी ने अपनी कक्षा होने के बाद इसका फोटो निकाल करके ग्रुप पर डाल देना है, ठीक है? या पर्सनली एक काम कीजिए, पर्सनली भेजिए, वो भी अच्छा रहेगा। अभी ग्रुप पर अभी मत भेजिए, आप पर्सनली भेज दीजिए, तो ठीक है। ओके, ये तो उन्होंने किन किन बातों के ऊपर अपनी लेखनी चलाई है, ये अपन ने समझा। जानते हैं पंडित टोडरमल जी एक उत्तम कवि भी रहे हैं। क्या कहा? पंडित टोडरमल जी एक उत्तम कवि भी रहे हैं। इसका अगर उदाहरण आपको देखना है तो क्या कहते हैं, प्रस्तावना में पृष्ठ क्रमांक 34 पर आइए, 34, प्रस्तावना का पेज नंबर 34। आपकी कौन सी बुक है? मेरी थोड़ी अलग ही बुक है। ये मेरी जयपुर से छपी वाली है, जयपुर से, हाँ बराबर, जयपुर से छपे वाली है। मेरी सोनगढ़ वाली है। ओके, आपका फिर एक दो पेज आगे पीछे होंगे। हाँ, लेकिन प्रशस्ति ये प्रस्तावना इतनी बड़ी नहीं है हमारी। हाँ क्या? ओके, कितने पेजेस? 4-5 पेजेस की है क्या सर? नहीं, 13 अक्टूबर से सभी है, आपको जो चीज पड़ी लगती है तो वैसे ही है। मेरा तो 13 से शुरू हुई। ठीक है,
अगर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप मनोयोग से सुनिए जरा। उन्होंने एक छंद लिखा है, क्या? मैं नमो नगन जैन, जन ज्ञान ध्यान धन लीन, मैं न मान बिन दान घन, ए नहीं न तन छीन। अब इसको देखिए, गोमूत्रिका बंध में भी लिखा जा सकता है और चित्र के रूप में भी रखा जा सकता है। कैसे? हाँ, आप देखेंगे इसका हर अल्टरनेट अक्षर न है। मैं ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ, आप अभी मनोयोग से बस सुनिए। आप अगर पाएंगे तो बराबर हर अल्टरनेट अक्षर न रखा गया और एकदम सुंदर उन्होंने छंद भी रचा है। मैं नमो नगन जैन, जन ज्ञान ध्यान धन लीन, मैं न मान बिन दान घन, ए नहीं न तन छीन। न न न न न आपको बीच में रखना है। अब दूसरा प्रकार कह रहा हूं मैं, न आपको सेंटर में रखना है और एक एक अक्षर लगाते जाना है। तो आप लगाएंगे मैं नमो नगन जैन, ऐसा आप फिर से वो छंद भी लगा सकते हैं। मतलब कितनी कल्पकता उनके पास होगी, ये भी आप विचार कर सकते हैं। मतलब कहना चाहिए एक ऑलराउंडर थे, ऑलराउंडर। ऐसा एक भी अनुयोग नहीं था जिसके ऊपर उनकी प्रभुता ना हो। द्रव्यानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, प्रथमानुयोग, हर एक अधिकार के ऊपर, हर एक अनुयोग के ऊपर उनका कमांड था। बहुत महान विद्वान रहे हैं। चलिए, मिल गया आपको? ओके, यस यस, ठीक है। चलिए, भैया जी इसका मीनिंग भी बता दीजिए। हाँ देखिए, मैं नमो नगन जैन, सिंपल है। मैं जैन दिगंबर को नमस्कार करता हूँ। जन ज्ञान ध्यान धनलीन, कैसे है वे नग्न दिगंबर जन कैसे है? ज्ञान ध्यान रूपी धन में ही लीन है। ज्ञान और ध्यान रूपी उनकी वही तो संपत्ति है, उनकी उसी में लीन रहते हैं। और मैन मान बिन दान घन, एन हीन तन चीन, और कैसे हैं? काम और अभिमान से रहित, मेघ के समान धर्मोपदेश की वर्षा करने वाले। घन आया ना शब्द, घन घन, तो वर्षा की बात आ गई वहां पर। पाप रहित, क्षीण कषाय, ऐसे दिगंबरों को मैं नमस्कार करता हूँ। मतलब पहले तो कहा मैं नग्न दिगंबरों को नमस्कार करता हूँ। कैसे है वे? तो उनके कुछ एट्रीब्यूट्स बताए। नग्न है, जैन है, ज्ञान ध्यान रूपी धन से युक्त है, उसी में लीन रहते हैं, घमंडी नहीं है और धर्मोपदेश का निरंतर वर्षाव करते रहते हैं, पाप से रहित है, क्षीण कषाई है। ये ऐसी बातें उन्होंने लिखी हुई है, ये उसका अर्थ बनता है। इसमें 3 अलंकार मिलते हैं, अनुप्रास, यमक और अलंकार। नहीं, दो अनुप्रास और यमक, प्रमुखता से ये 2 अलंकार यहाँ पर मिलते हैं। और रूपक अलंकार भी मिलता है, ठीक है, रूपक अलंकार भी मिलता है यहाँ पर। जो कहा ना, मेघ के समान धर्मोपदेश की वर्षा करने वाले, बस ज्ञान और ध्यान रूपी धन में लीन रहने वाले, रूपक अलंकार। और यमक नहीं, रूपक तो मैं कह रहा हूँ, रूपक तो मेरी तरफ से कह रहा हूँ। और लॉजिकली दिख रहा है ना, मैं आपको घटित करके दिखाया अभी, ठीक है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, अपन विराम लेंगे। कुछ और भी चर्चा होगी तो अपन कल करेंगे, नहीं तो कल से अपन मूल ग्रंथ को प्रारंभ करने जा रहे हैं। परंतु कक्षा पूरी करने से पहले कल एक प्रश्न आया था, क्या कि आयु के बारे में
वो अपकर्षण उत्कर्षण की क्या व्यवस्था है। तो देखिए आयु का बंध तो अपकर्ष काल में ही होगा, उसको बढ़ना होगा, उत्कर्षण होना होगा, तो वो भी अपकर्ष काल में ही होगा, और अगर घटना होगा तो फिर कभी भी हो सकता है। आपकी बात सही थी, मैं गलत था, आपने सही बताया है। मतलब अपकर्षण तो कभी भी हो सकता है, उत्कर्षण के लिए अपकर्ष काल ही लगेगा। क्या क्या वो तो जो साहब का था हमारा, हमने सुना था उससे। अच्छा, ठीक है, चलिए, ओके, चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे।